नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। तो चलिए इस 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। कंचन के सास ससुर को आने में बस 8 दिन ही बचे थे। जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे थे, विनय नाउम्मीद होकर निराशा के दलदल में समाता जा रहा था। आज का दिन भी ऐसा ही निकल गया। कंचन से दूर होने के ख्याल से ही विनय का दिल तड़प उठा। अपने मन की अकुलाहट को कम करने के लिए वह कुछ देर के लिए सुधा के पास चला गया। 2 दिन से लगातार निकल रही कड़क धूप ने तापमान को बढ़ा दिया था। विनय को आता देख सुधा ने उसके लिए चारपाई डाल दी। बैठो विनय, चाय पियोगे? सुधा ने विनय के पास बैठते हुए कहा। नहीं दीदी, यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। छत पर चलते हैं कुछ देर के लिए। तू चल, मैं छोटी को बताकर आती हूँ, सुधा बोली। छोटी, मैं और विनय छत पर जा रहे हैं। सब आ गए दीदी? पानी का गिलास लेकर रसोई से निकलती कंचन ने पूछा। हाँ, छत पर चला गया है, सुधा ने बाथरूम में जाते हुए कहा। मैं अभी आती हूँ दीदी। इतना बोलकर कंचन भी छत पर चली गई। छत पर पीछे की तरफ खड़ा विनय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कंचन ने पीछे से जाकर पानी का गिलास विनय के आगे कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पानी पीना है? गिलास लेते हुए विनय ने कहा। आपका और मेरा रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं है। हमारा रिश्ता दिल से दिल का है। इसलिए जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे अपने आप पता चल जाता है, कंचन ने हंसते हुए कहा। कंचन की बात पर विनय भी मुस्कुरा पड़ा। वह मन ही मन बड़बड़ाया। जो सुनना चाहिए वह सुनाई नहीं देता। आपने कुछ कहा? कंचन ने विनय की तरफ देखते हुए कहा। हमारा रिश्ता तो दिल से दिल का है ना? तो तुम्हारे दिल को तो पता चल गया होगा, उसी से पूछ लो मैंने क्या कहा। हमारा रिश्ता दिल से दिल का है, मुंह से मुंह का नहीं। मतलब मतलब यह है कि मेरा दिल वही बातें सुन सकता है जो आप दिल में सोचते हो। जो मुंह से बोलोगे वह दिल कैसे सुन लेगा? इस लड़की के पास मेरी हर एक बात का जवाब है, सिवाय एक के। विनय मन ही मन बड़बड़ाया। सीढ़ियों की तरफ जाते हुए कंचन रुक कर पलटी। साहब, मेरी बुराई मत कीजिए, मुझे सब सुनाई दे रहा है। बस बुराई सुनाई देती है और कुछ नहीं, विनय ने पास आकर कंचन की आंखों में आंखें डाल के कहा। विनय की गहरी आंखें कंचन को सम्मोहित सा कर लेती थी। वह हमेशा उनकी गहराई में डूबने से पहले ही अपनी पलकें झुकाकर उसका सम्मोहन तोड़ देती। हमेशा की तरह आज भी उसने अपनी सीप सी पलकों को झुकाकर अभी आती हूँ साहब बोला और सीढ़ियाँ उतरती चली गई। रसोई में जाकर उसने ग्लास में लेकर पानी पिया और स्लैब से पीठ टेक कर खड़ी हो गई। उसकी झील सी गहरी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आई। सब कुछ समझती हूँ साहब, सब कुछ, बस जाहिर नहीं कर सकती। अपनी ज़िंदगी में घुले ज़हर को मैं आपकी ज़िंदगी में कैसे घोल दूँ? आपकी आँखों में छिपी चाहत को साफ-साफ महसूस करती हूँ। आप मुझे अपनी राधा बनाना चाहते हैं, पर साहब आप कैसे भूल जाते हो कि मैं एक विधवा हूँ। मैं बस मीरा बन सकती हूँ, राधा नहीं, आपकी ज़िंदगी में। मैं मीरा बनकर भी बहुत खुश हूँ साहब, बहुत खुश। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और विनय की लाई मैगजीन से नई रेसिपी देखने लगी। कंचन भी इस बात को जानती थी। सबके आने के बाद वह विनय को खिलाना पिलाना तो क्या, बात भी नहीं कर पाएगी। इसलिए वह भी इन 8 दिनों में जिंदगी की सारी खुशियों को विनय के साथ जी लेना चाहती थी। वह रोजाना मैगजीन्स में से देख देख कर विनय के लिए कुछ न कुछ नया बनाती रहती और उसे खिलाती रहती। अब वह अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी, पर इस तरह से प्यार जताती रहती थी। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए और बाकी की तैयारियां करने लगी। उधर सुधा जब छत पर पहुंची तो विनय सीढ़ियों पर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। सूर्यास्त होने के साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी थी। इसके चलते
मौसम भी अब थोड़ा ठंडा हो चला था। सुधा आकर छत पर पड़ी बेंच पर बैठ गई। विनय भी उसके साथ ही आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर फैली परेशानी सुधा से छिप नहीं सकी। उसको परेशान देखकर सुधा ने पूछा, क्या हुआ विनय? कुछ परेशान दिख रहा है। आपको तो सब पता है, फिर भी शायद माँ बाबूजी के वापस आने से परेशान हो। नहीं दीदी, उनके आने से परेशान नहीं हूँ। उन्हें तो वापस आना ही है, आज नहीं तो कल। मैं कंचन की वजह से परेशान हूँ। कुछ बात हो गई है क्या तुम दोनों में? बात ही तो नहीं हुई कुछ, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। वह कुछ समझती ही नहीं दीदी, हर तरीके से समझा चुका। कभी कभी लगता है सारी फीलिंग्स मुझे ही हैं। वह शायद मुझसे प्यार करती ही नहीं। जो मुझे महसूस होता है उसे वो महसूस होता ही नहीं। विनय ने निराशा से कहा, ऐसा नहीं है विनय, थोड़ा धीरज रखो। कितना पेशेंस रखूं? आप भी जानती हो, फैमिली के वापस आने के बाद उससे बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम उसे प्यार करते हो ना? हाँ, खुद से भी ज़्यादा। तो वो भी करती है, पक्का। आपको कैसे पता? विनय ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि प्यार कभी एक तरफा नहीं होता विनय। प्यार दिल से होता है, और दिल का रिश्ता दिल से। तुम अपने दिल में जिसके लिए जैसे जज्बात रखोगे, वह भी वैसा ही महसूस करेगा तुम्हारे लिए। इसलिए बोल रही हूँ, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो वो भी 100% तुमसे प्यार करती है। सुधा अपनी जगह से उठकर बाउंड्री वॉल के पास खड़ी हो गई। पेड़ पर सरसराहट होने के साथ ही हवा का ठंडा झोंका उससे टकरा कर निकल गया। तो वह कुछ कहती क्यों नहीं? वह मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। जब तक वह कोई स्टेप नहीं लेगी, मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगी, बात कैसे आगे बढ़ेगी दीदी? वह उन लड़कियों में से नहीं है विनय, कि तुम बाहें फैलाओ और वो भाग कर उसमें गिर जाए। वह तपस्विनी है। 4 साल तक अपनी आत्मा और इच्छाओं को मारकर उसने तपस्या की है। खुद को संयंत्र रखने की शक्ति है उसमें। अगर वह कुछ महसूस भी करेगी, फिर भी तुम्हें एहसास भी नहीं होने देगी। फिर आप ही बताओ, मैं क्या करूं? उसकी सीधा जाकर पूछ लूं? विनय ने सुधा के बगल में खड़े होते हुए सुधा से पूछा। नहीं, अभी नहीं। सोना खरा है या नहीं, यह उसको कसौटी पर कसने के बाद पता चलता है, उसकी चमक देखकर नहीं। हो सकता है वह धैर्य की कसौटी पर तुम्हारे प्यार का इम्तिहान ले रही हो, इसलिए अधीरता ठीक नहीं। फिर मैं क्या करूं दीदी? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अगर कंचन मुझसे दूर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। 5 दिन बाद उसका जन्मदिन है। कुछ ऐसा करो जिससे तुम उसके मन में झांक सको, वह क्या चाहती है क्या नहीं। सुधा ने विनय को समझाते हुए कहा, क्या मैं उसे यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ दीदी? विनय ने कुछ देर सोचने के बाद सुधा से पूछा, पागल हो गए हो क्या? कैसे ले जाओगे बाहर? घर तक तो ठीक है, अगर किसी ने भी तुम दोनों को देख लिया तो तूफान आ जाएगा हम दोनों की जिंदगी में। सुधा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ नहीं होगा आपको, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, तो बस आप परमिशन दे दो। कंचन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मगर क्या छोटी तैयार होगी जाने के लिए? उसको मैं मना लूँगा, बस आप साथ देती रहो। इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तू, उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। उसे बाहर ले जाने के 2 फ़ायदे हैं दीदी। एक तो वह दुनिया को अपनी नज़रों से देखेगी, दूसरा यह देखना है कि वह अपनी ड्योढ़ी लांघने की कसम को वह तोड़ती है या नहीं। उसके लिए मेरा प्यार ज़्यादा मायने रखता है या उसकी कसम? वह सब तो ठीक है, मगर याद रखना विनय, औरत की इज्जत सफ़ेद चादर की जैसी होती है। अगर जरा सा भी धब्बा लग गया तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। आप अपने भाई पर भरोसा रखो, आपकी अमानत को मैं संभाल कर रखूंगा, उस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अभी विनय सुधा से बात कर ही रहा था, तब तक कंचन पटाटा वड़ा चाय के साथ लेकर आ गई।
क्या हुआ दीदी? आप दोनों कुछ परेशान लग रहे हो? उसने ट्रे बेंच पर रखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं छोटी, विनय के सर में दर्द हो रहा है, बस इसलिए थोड़ा परेशान था। तो चाय पी लीजिए, सर दर्द गायब हो जाएगा। चाय का कप विनय को पकड़ाते हुए कंचन बोली। तुमने नहीं पी? विनय ने ऊपर कंचन की तरफ देखकर बोला। नहीं, मेरा मन नहीं है अभी। इतना बोलकर वह नीचे चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक तेल की कटोरी थी। आप साहब को सिर पर मालिश कर दीजिए, तेल की कटोरी सुधा की तरफ बढ़ाते हुए कंचन ने कहा। अभी तू रसोई से आई है तो तू भी थोड़ी हवा ले ले और विनय के सिर पर तेल की मालिश भी कर दे। मैं नीचे जाती हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। ठीक है दीदी, उसने सुधा के हाथ से तेल की कटोरी लेते हुए कहा। और हाँ, बच्चों के लिए रसोई में पटाटा वड़ा रखा है, वो आ जाए तो उन्हें दे दीजिएगा। सुधा नीचे चली गई और कंचन बेंच पर बैठकर हल्के हाथों से विनय के सिर में मालिश करने लगी। विनय फिर से कंचन के व्यवहार से आशा निराशा के भंवर में फंस गया। प्रतिदिन की तरह आज भी विनय सुबह सुबह वर्कआउट करने में लगा था कि सामने की छत पर कंचन भी कपड़े सुखाने के लिए आ गई। परंतु विनय का ध्यान वहां नहीं था। वह तो किसी गहरे चिंतन में डूबा वो सब कर रहा था। कपड़े तार पर फैलाती कंचन बार बार विनय की ओर देखती जाती कि कब विनय उसकी ओर देखेगा। कपड़े तार पर डालने के बाद भी वह काफी देर तक खड़ी विनय की तरफ देखती रही, पर पता नहीं विनय उसे देख नहीं पाया या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहा था। अंत में कंचन का धैर्य जवाब दे गया। उसने पास में पड़ी कंकड़ उठाया और विनय का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी तरफ फेंक दिया। अपने हाथ के पास कंकड़ गिरता देख उसकी नज़र सामने खड़ी कंचन पर गई। कंचन ने भी जब देखा कि विनय उसकी ओर देख रहा है तो हाथ का झाला देकर पास आने का इशारा किया। असमंजस की स्थिति में पड़े विनय ने खड़े होकर पहले तो इधर उधर देखा, फिर जब उसे पक्का यकीन हो गया कि कंकड़ फेंक कर कंचन ही उसे बुला रही है तो वो पानी की बोतल उठाकर बाउंड्री वॉल के पास आ गया। मैं इतनी देर से खड़ी आपको बुला रही थी, आपका ध्यान किधर था? कंचन ने शिकायत भरे अंदाज से कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ क्या हुआ? आप घर आ जाओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। किससे? मुझसे बात करनी है देवी जी? वह भी जरूरी? विनय आश्चर्यचकित होने का ढोंग करता हुआ बोला। हाँ, आपसे। आपके अलावा भी है कोई यहाँ? नहीं। क्या है ना, 2 महीने में कभी तुमने बात की नहीं तो थोड़ा सोक्ड हूँ। आप जल्दी घर आइए। बस अभी आया, 2 महीने बाद भाग्य उदय हुआ है। मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। आपको मेरा मजाक उड़ाना जरूरी है क्या? अरे नहीं देवी जी, हमारी यह मजाल कि हम आपका मजाक उड़ाएं। समझ नहीं आ रहा था विनय कंचन को चिढ़ा रहा था या अपनी भड़ास निकाल रहा था। कंचन मुंह फुलाती हुई नीचे आ गई। उधर विनय भी नीचे जाकर नहाने लगा। कुछ देर बाद विनय कंचन के यहाँ बरामदे में बैठा सुधा से बात कर रहा था। तभी कंचन दोनों के लिए चाय लेकर आ गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है साहब। कंचन ने चाय की ट्रे बारी बारी से दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहा। हाँ, बोलो। वो 6-7 दिन में माँ बाबूजी और सीमा दीदी वापस आ रहे हैं। हाँ पता है। तो मैं ये मोबाइल अपने पास नहीं रख पाऊंगी। उन्होंने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से यह बड़ा भी है, छुपाने में भी दिक्कत होगी। छोटी बिल्कुल सही कह रही है। सुधा ने भी कंचन का समर्थन किया। चाची, मुझे दूध चाहिए, पीछे से सुधा के बेटे ने कंचन को आवाज दी। कंचन जैसे ही चलने को हुई, सुधा ने उसे इशारे से रुकने को बोला और खुद उठकर रसोई में चली गई। यही तुम्हारी जरूरी बात थी? विनय ने झल्लाकर कंचन से पूछा। जी साहब। उसको गुस्से में देखकर कंचन थोड़ा सहम सी गई। यह बाद में भी तो बता सकती थी। चलो छोड़ो, अब बताओ
तुम क्या चाहती हो? इसे वापस ले जाओ और मेरे लिए एक छोटा सा फोन ला दो। कंचन ने जमीन में आंखें गड़ाए हुए कहा। उसका क्या करोगी? आपसे बात। कंचन ने अब की बार पलके उठाकर कहा। सभी के आ जाने के बाद मैं सबके सामने आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो जब भी एकांत मिलेगा आपसे फोन पर बात कर लिया करूंगी। कंचन ने मासूमियत से कहा। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर विनय का गुस्सा छूमंतर हो गया। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, पर तुमको भी बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना? हाँ साहब, उसने मुंह लटकाकर कहा। उस दिन हम पार्टी करेंगे और तुम भी एक अच्छे से गाने पर डांस करोगी और भी बहुत कुछ करेंगे। नहीं साहब, मुझे नाचना नहीं आता। सीख लेना जब तक। कुछ यूट्यूब से सीखना, कुछ मैं सिखा दूंगा। ठीक है। कंचन ने भी सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। उसके बाद विनय भी वापस आ गया। चारपाई पर लेटा वह मन ही मन सोचने लगा, आधा काम तो मैंने कर दिया, पर मेन काम तो अभी बाकी है। कंचन मान तो जाएगी ना बाहर चलने के लिए? कहीं उसने मना कर दिया तो मेरा प्यार पूरा होगा भी या नहीं? स्वच्छंद गगन में हमेशा से उन्मुक्त रूप से उड़ान भरने वाला विनय प्यार की सलाखों में कैद हो चुका था। उसे ना तो कभी किसी से प्यार रहा और ना ही लगाव, ना ही कभी अपनी चिंता की और ना किसी और की। कुल मिलाकर उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, इसलिए वह बड़े से बड़ा टारगेट भी बड़ी ही आसानी से पूरा कर लेता था। इस उम्र में वह आज जिस ओहदे पर था, उसकी एक वजह निडरता से पूर्ण कार्य प्रणाली भी थी। यह एक शाश्वत सत्य भी है, जिसने मृत्यु के भय पर विजय पाली, जो निर्भय हो गया वह दिग्विजय हो गया। उसे हराने की ताकत बस भगवान में ही रहती है। भगवान भी सामने से आकर नहीं लड़ता, किसी न किसी को मोहरा बनाकर भेज देता है लड़ने के लिए। वह लड़ाई जरूरी नहीं कि हाथ पैरों से ही लड़ी जाए, वह किसी भी प्रकार की हो सकती है। निडर निर्भय विनय की जिंदगी में भी भगवान ने कंचन को मोहरा बनाकर भेजा था। जो विनय कभी किसी से नहीं डरता था, आज वह कंचन को खोने से डरता है। उसके दूर जाने के विचार से ही विनय डर जाता है। जिसने अपनी जिंदगी में हर टारगेट दिलेरी से पूरा किया, आज उसे अपना प्यार मुकम्मल होने में भी संदेह हो रहा था। साला दुनिया का सबसे बड़ा मिशन है प्यार को पूरा करना, विनय मन ही मन बड़बड़ाया। पास में लेटा चंपालाल उसकी बात पर मुस्कुरा पड़ा। फंस गया पंछी पिंजड़े में। क्या हुआ सर? कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना, चंपालाल ने विनय की तरफ करवट लेते हुए कहा। विनय ने झांक कर देखा, बाकी का पुलिस स्टाफ बाहर बरामदे में गहरी नींद में सोया हुआ था। पूरी तरह से तसल्ली होने पर वह चंपालाल की चारपाई पर बैठते हुए बोला, यार परसों उसका बर्थडे है और मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। साहब, ये गांव है, अगर किसी ने देख लिया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर उस बेचारी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसकी चिंता मत करो, वह सब तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया है। अगर कंचन राजी हो जाए तो क्या तुम यहाँ सब संभाल लोगे? हाँ, वह तो मैं देख लूँगा सर, पर फिर भी कुछ नहीं होगा चंपालाल। आपने वह कहावत सुनी है ना, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। सब सुना है सर, पर फिर भी इतना बड़ा रिस्क। आप मेरा हौसला बढ़ाने की जगह मनोबल गिरा रहे हो यार, विनय ने बाहों को सिकोड़कर कहा। सॉरी सर, मैं आपके साथ हूँ, पर करना क्या है? यह हुई ना बात मर्दों वाली। जिस दिन जाऊंगा आपको प्लान समझा दूंगा। मेरी शादी में चीफ गेस्ट आप ही होंगे, विनय ने चंपालाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और फिर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। चंपालाल मन ही मन सोचने लगा, ऊपर से कितने स्ट्रिक्ट हैं सर, और अंदर से एकदम किसी बच्चे की तरह नरम दिल। चंपालाल को एकटक अपनी तरफ देखता पाकर विनय ने मुस्कुराकर पूछा,
क्या सोच रहे हो चंपालाल, मेरे नेचर के बारे में? चंपालाल ने हैरानी से हाँ में सिर हिला दिया। देखो, हर किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। उसी तरह उसका नेचर भी होता है। घर में अलग, बाहर अलग। जो प्रोफेशन रूप से जुड़ा है उसके लिए मैं आज भी रूढ़ हूँ। अब जैसे तुम अभी ऑफ ड्यूटी हो, चाहो तो मुझे विनय भी बुला सकते हो, बट ड्यूटी पर तो सर ही बुलाना होगा ना। और अभी हम ऑफ ड्यूटी होने के साथ ही पर्सनल मैटर पर भी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इस तरीके से बात कर रहा हूँ, विनय ने चंपालाल को समझाते हुए कहा। चंपालाल मुंह फाड़े विनय की बातें सुन रहा था। मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं सर। अब सोच लो, कहते हुए विनय मुंह ढाँप कर लेट गया। डांस करना कंचन के लिए सपने जैसा था। जब कभी भी मौका मिलता वह टीवी पर कमर लचका कर नाचती, हीरोइंस को देखती, कितनी खूबसूरत हैं और कैसे नाचती हैं, मदमस्त होकर जैसे सावन के महीने में मोरनी नाचती है। बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे नाचना, वह मन ही मन सोचती। परंतु जब से विनय ने उसे फ़ोन दिया था, तब से एकांत क्षणों में कानों में ईयरफोन लगाकर वह भी थिरक लेती। एक दिन जब वह इसी तरह अपने आप में मगन नाच रही थी, तब विनय ने उसे देख लिया। विनय तो वैसे भी उसकी इच्छाओं पर पड़ी हुई वक्त की राख को हटाकर उसकी कामनाओं को चिंगारी देना चाहता था। उस दिन जब उसने कंचन को मग्न होकर नाचते देखा, तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि एक दिन तुम्हारे अंदर की झिझक को खत्म कर तुम्हारे अंदर के टैलेंट को बाहर लाके रहूंगा। और किसी का तो पता नहीं, पर एक दिन तुम मेरे सामने जरूर नाचोगी। अपनी योजना को सफल होता देखकर विनय मन ही मन मुस्कुराया और कंचन को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला गया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।